इमेजिन करो कि अगर तांजिरो सन ब्रीदिंग के साथ साथ मून ब्रीदिंग का भी यूज कर पाता तो आखिरकार उसकी पावर किस लेवल पर होती। वेल देखा जाए तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर करने के लिए मैंने एक बहुत ही अमेजिंग सिनेरियो को बनाया है, जिसमें आपको स्टोरी के अंदर कई सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो इस स्टोरी में जब तांजिरो चारकोल बेच के सुबह अपने घर पे आता है, तब वो अपनी फैमिली के हर एक मेंबर को मरा हुआ देखता है, यहाँ तक कि इस बार नेजुको भी सर्वाइव नहीं कर पाती। अब आप लोग जरूर यही सोच रहे होंगे कि अगर नेजुको तांजिरो के साथ नहीं है, तांजिरो डीमन स्लेयर बनने का भी नहीं सोचेगा। लेकिन इस स्टोरी में ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि तांजिरो इस बार डीमन स्लेयर इसलिए बनेगा ताकि वो उस डीमन को मार सके जिसने तांजिरो की फैमिली को मारा है। और फिर आगे यहाँ पर तांजिरो ग्यू से मिलता है, जो कि उसे उरोकोडाकी के बारे में बताता है। और उरोकोडाकी के अंडर में 2 साल तक ट्रेनिंग करने के बाद तांजिरो एक डीमन स्लेयर बन जाता है। लेकिन इस बार तांजिरो की पावर बहुत ज्यादा होगी, बिकॉज इस बार तांजिरो ने अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए और भी ज्यादा ट्रेनिंग की है। और क्योंकि इस बार तांजिरो की पावर पहले से बहुत ज्यादा है, इसीलिए तांजिरो फाइनल सिलेक्शन को आसानी से पार कर लेता है। और फिर आगे तांजिरो का मुकाबला होता है रुई से, जहाँ पर तांजिरो अकेला रुई के अगेंस्ट फाइट करता है। और क्योंकि तांजिरो इस बार रुई के अगेंस्ट अकेला फाइट कर रहा है, इसीलिए उसे इस फाइट में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। लेकिन जब यहाँ पर तांजिरो सन ब्रीदिंग को अनलॉक कर लेता है, तब यहाँ पर उसे रुई के खिलाफ लड़ने में थोड़ी आसानी हो जाती है। एंड आखिर में यहाँ पर ग्यू आकर रुई का गला काट देता है। लेकिन हाँ, इस बार यहाँ पर तांजिरो इस फाइट में ज्यादा डैमेज नहीं हुआ था। और क्योंकि तांजिरो ने इस फाइट में सन ब्रीदिंग को अनलॉक कर लिया था, इसीलिए मुगन ट्रेन तक आते आते तांजिरो यहाँ पर सन ब्रीदिंग को प्रॉपर्ली मास्टर कर लेगा। और जब तांजिरो का मुकाबला एनमू से होगा, तब तांजिरो को एनमू से लड़ने के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इस स्टोरी में तांजिरो की पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है, जिस वजह से यहाँ पर तांजिरो बहुत ही कम टाइम में इनोस्के के साथ मिलकर एनमू का गला काट देगा। एंड फिर वो जाएगा सीधा रेंगोकू की हेल्प करने के लिए, जहाँ पर रेंगोकू अकाजा से अकेला लड़ रहा होगा। अब यहाँ पर तांजिरो की हेल्प से रेंगोकू अकाजा को सनलाइट तक रोके रख लेगा, बिकॉज देखा जाए तो रियल स्टोरी में रेंगोकू ने अकाजा को लगभग हरा ही दिया था। और इस स्टोरी में तो रेंगोकू के साथ तांजिरो भी है, तो ऑब्वियसली ये लोग अकाजा को सनलाइट तक रोके रख लेंगे, जिस वजह से यहाँ पर अकाजा मारा जाएगा और साथ ही रेंगोकू सर्वाइव कर जाएगा। वेल अब मुगन ट्रेन के बाद आती है एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर अगर मैं सीधा सीधा कहूँ तो तेंगेन और इनोस्के यहाँ पर मारे जाएंगे, क्योंकि भले ही इन लोगों ने दाक्यू और ग्योतारो को हरा दिया हो, लेकिन तेंगेन और इनोस्के के अंदर अभी भी ग्योतारो का पॉइजन है। और देखा जाए तो इस पॉइजन का एंटीडोट सिर्फ एक ही कैरेक्टर के पास था, और वो थी नेजुको। और फिलहाल इस स्टोरी में नेजुको जिंदा नहीं है, और अगर नेजुको जिंदा नहीं है तो यहाँ पर तेंगेन और इनोस्के भी जिंदा नहीं बचेंगे। वेल भले ही यहाँ पर स्टोरी के 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मारे गए हों, लेकिन स्टोरी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो अब यहीं से शुरू होने वाला है। वेल तेंगेन और इनोस्के की डेथ ने तांजिरो को और भी पावरफुल बनने पर मजबूर कर दिया है, जिस वजह से यहाँ पर तांजिरो और भी ज्यादा ट्रेनिंग करके अपनी सन ब्रीदिंग के लेवल को और भी ज्यादा इंक्रीज करता जा रहा है। लेकिन अब यहीं से शुरू होती है तांजिरो की मून ब्रीदिंग को सीखने की जर्नी। वेल जब तांजिरो अपनी ट्रेनिंग कर रहा होगा, तब अचानक से उसे अपने माइंड में योरिची की झलक दिखाई देगी, जैसा कि ओरिजिनल स्टोरी में उसके साथ होता था। और यहाँ पर वो योरिची की मेमोरीज के अंदर योरिची और मिचिकात्सु को देखता है, जहाँ पर मिचिकात्सु और योरिची दोनों ही अपनी अपनी ब्रीदिंग के बारे में एक दूसरे को बता रहे होते हैं। और जब मिचिकात्सु अपनी मून ब्रीदिंग को योरिची के सामने परफॉर्म करके बताता है, तब ये पॉइंट तांजिरो के माइंड में फिट हो जाता है। और जब इस स्टोरी में तांजिरो को मून ब्रीदिंग के बारे में पता चलता है, तो यहाँ पर तांजिरो मून ब्रीदिंग को सीखना भी शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर वो मून ब्रीदिंग के एक भी फॉर्म को सही से परफॉर्म नहीं कर पाता। और अपनी मून ब्रीदिंग की ट्रेनिंग के टाइम पर डीमन स्लेयर कॉर्प्स से उसे मैसेज मिलता है कि अब उसे स्वॉर्डस्मिथ विलेज में जाना है। तो यहाँ पर तांजिरो अपनी ट्रेनिंग को छोड़कर सीधा स्वॉर्डस्मिथ विलेज में चला जाता है, जहाँ पर तांजिरो हैंतेंगू के क्लोन्स के अगेंस्ट काफी अच्छे से फाइट कर रहा होता है। और इसी फाइट के दौरान तांजिरो को फिर से योरिची और मिचिकात्सु की एक झलक दिखाई देती है, जिसमें मिचिकात्सु योरिची को ये बता रहा होता है कि किस तरह से उसने अपनी मून ब्रीदिंग को बनाया और उसे मास्टर किया। और जब मिचिकात्सु योरिची को अपनी मून ब्रीदिंग के फर्स्ट फॉर्म को परफॉर्म करके बताता है, तब तांजिरो इस फॉर्म को भी सीख लेता है। और जब तांजिरो इन चारों डिमंस का गला काटने वाला होता है, तब यहाँ पर वो सन एंड मून ब्रीदिंग को कंबाइंड करके एक अलग ही फॉर्म का यूज करता है और उन चारों डिमंस का गला काट देता है। और तांजिरो का ये अटैक इतना ज्यादा डेंजरस था कि ये चारों डिमंस कई देर तक अपने सर को रीजनरेट भी नहीं कर पाते। और इसी चीज का फायदा उठाकर तांजिरो सीधा जाता है हैंतेंगू की रियल बॉडी को ढूंढने। और जोहाकुटेन के अपीयर होने से पहले ही वो यहाँ पर हैंतेंगू की रियल बॉडी का गला काट देता है। लेकिन यहाँ पर तांजिरो काफी ज्यादा वीक हो जाता है, क्योंकि उसने जब 2 ब्रीदिंग को कंबाइंड करके एक नई ब्रीदिंग को बनाया था, तब तांजिरो ने उसमें अपनी बहुत ही ज्यादा पावर का यूज किया था, जिस वजह से हैंतेंगू का गला काटते ही तांजिरो बेहोश हो जाता है। लेकिन यहाँ पर गेन्या और बित्सुरी तांजिरो को सीधा बटरफ्लाई मेंशन में ले जाते हैं, जहाँ पर तांजिरो का इलाज किया जाता है। और कुछ टाइम में जब तांजिरो रिकवर हो जाता है, तब यहाँ पर हाशिरा ट्रेनिंग को शुरू कर दिया जाता है। और तांजिरो हाशिरा ट्रेनिंग के साथ साथ अपनी मून ब्रीदिंग को सीखने की ट्रेनिंग को भी जारी रखता है। एंड आखिरकार तांजिरो मून ब्रीदिंग को भी सीख लेता है। वेल इन्फिनिटी कैस्टल की स्टार्टिंग से पहले मैं आपको बता दूं कि तांजिरो की जो पावर लेवल है वो यहाँ पर रियल स्टोरी से 3 गुना ज्यादा हो चुकी है। एंड इस बार इन्फिनिटी कैस्टल में एंटर करते ही तांजिरो का ऑरा अलग ही लेवल पर होता है। और इस बार इन्फिनिटी कैस्टल की फाइट इतनी ज्यादा टफ नहीं होगी जितनी ओरिजिनल स्टोरी में हुई थी। वेल देखा जाए तो इस बार डोमा के अगेंस्ट कनाव, शिनोबू और मुइचिरो फाइट करेंगे। और इस फाइट में कनाव और मुइचिरो सर्वाइव कर जाएंगे। और यहाँ पर ओरिजिनल स्टोरी की तरह ही
शिनोबू मारी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ ज़ेनात्सु काइगाकू के अगेंस्ट अपनी फाइट को कंप्लीट करेगा और इस बार नागिमे के अगेंस्ट लड़ने के लिए ओबनाई, मित्सुरी और ग्यू जाएंगे, जो कि इस बार नागिमे को आसानी से हरा देंगे। एंड इस बार कोकुशिबू से लड़ने के लिए ग्योमे, सानेमी, तांजिरो, रेंगोकू एंड गेन्या जाएंगे। एंड यहाँ पर जब तांजिरो सन ब्रीदिंग का यूज करेगा तब यहाँ पर कोकुशिबू हैरान हो जाएगा, क्योंकि जो ब्रीदिंग स्टाइल सेंगोकू एरा के बड़े बड़े आश्रय नहीं सीख पाए वो आखिर इस बच्चे ने कैसे सीख ली। एंड जब यहाँ पर तांजिरो सन एंड मून ब्रीदिंग को कंबाइंड करके अपनी नई ब्रीदिंग का यूज करेगा तब ये सीन कोकुशिबू को बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला होगा, बिकॉज वो ब्रीदिंग जिसे डीमन स्लेयर की हिस्ट्री से ही मिटा दिया गया था उसके बारे में आखिर तांजिरो को कैसे पता चला। और देखा जाए तो इस बार कोकुशिबू इस फाइट में अपनी सारी लिमिट्स को क्रॉस कर देगा, जिस वजह से यहाँ पर इस फाइट में रेंगोकू एंड गेन्या मारे जाएंगे। लेकिन हाँ, कोकुशिबू को हराने के बाद और फिर ग्योमे, सानेमी एंड तांजिरो मुजान की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर ये लोग सबसे पहले देखते हैं कि मित्सुरी, ओबनाई एंड ग्यू मुजान से लड़ रहे होते हैं। एंड जैसे ही ग्योमे, सानेमी एंड तांजिरो यहाँ पर आ जाते हैं तो ये सिचुएशन थोड़ी बहुत इजी हो जाती है। एंड इस फाइट को कंटिन्यू करते समय ज़ेनात्सु, कनाओ एंड मुइचिरो भी यहाँ पर आ जाते हैं। एंड आखिरकार ये लोग मुजान को सनराइज तक रोके रख लेते हैं। वेल, आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताना। और हाँ, एक और बात, अगर आप लोग इस चैनल की मेंबरशिप खरीदते हो तो आप इन सभी चीजों का फायदा उठा सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेलर वाली वीडियो जरूर देखना। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या होता अगर स्वॉर्ड्समिथ विलेज में योको और हेंतेंगू के अगेंस्ट फाइट्स के लिए अदर आश्रास को भेजा जाता। वेल, इसके लिए मैंने आश्रास की 4 टीम्स को बनाया है, जिसमें सानेमी एंड ओबनाई, गियू और शिनोबू, रेंगोकू एंड मित्सुरी एंड आखिर में तेंगेन और म्यूचिरो। और हाँ, ग्योमे यहाँ पर अकेला जाएगा। मगर क्यों? बिकॉज तुम सबसे स्ट्रॉन्ग हो। तो बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट वाली टीम की। तो स्वॉर्ड्समिथ विलेज में 2 अपर मूव्स का हमला हो गया है और इनसे लड़ने के लिए जो फर्स्ट टीम आएगी वो है सानेमी एंड ओबनाई की। तो देखा जाए तो सानेमी ऑलरेडी वहाँ पर है जहाँ पर तांजिरो और नेजुको है। और वहाँ पर जैसे ही हेंतेंगू तांजिरो के रूम में एंट्री लेता है तब ये लोग हेंतेंगू को थोड़ा हैरानी से देखते हैं। और इसे देखते ही जब सानेमी को पता चलता है कि ये एक डीमन है तो सानेमी बिना कुछ सोचे समझे हेंतेंगू का गला काट देता है। लेकिन फिर ये लोग देखते हैं कि हेंतेंगू के एक एक करके क्लोन्स निकलते जा रहे हैं। अब यहाँ पर हेंतेंगू के जो क्लोन्स होते हैं वो इन तीनों को एक एक करके अपनी डिफरेंट एबिलिटी से डैमेज दे रहे होते हैं। और सानेमी भी बिना कुछ सोचे समझे इन डीमंस को काफी बुरी तरीके से डैमेज दे रहा होता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक डीमन के पीछे से गेन्या आ जाता है और अपनी निचरन शॉटगन से उसका गला उड़ा देता है। लेकिन गेन्या यहाँ पर इनकी हेल्प करने की बजाय एक और डीमन को जिंदा कर देता है। लेकिन जब सानेमी अपनी विंड ब्रीदिंग का यूज करता है तब यहाँ पर इन डीमंस के भी पसीने छूट जाते हैं। दूसरी तरफ ग्योको गांव के कई सारे लोगों को मार चुका होता है। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है इगुरो ओबनाई की, जो कि यहाँ पर एक बहुत ही अजीब डीमन को फेस करता है और वो डीमन होता है अपर मून फॉर ग्योको। अब ग्योको को देखते ही ओबनाई अपनी सरपेंट ब्रीदिंग से उस पर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पर ग्योको अपनी पावर्स की मदद से टेलीपोर्ट होकर बच जाता है और फिर यहाँ पर ग्योको अपनी पॉइजन वाली नीडल से ओबनाई पर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पर ओबनाई इन लोगों को बचाते बचाते इन पॉइजन वाली नीडल से हिट हो जाता है। और जब ओबनाई देखता है कि इस नीडल्स का उसके ऊपर कोई असर हो रहा है तब उसे पता चलता है कि ये नीडल्स पॉइजन से भरी हुई थी। और यहाँ पर पॉइजन की वजह से ओबनाई की बॉडी वीक होती जाती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ओबनाई ग्योको से फाइट करता है और यहाँ पर ग्योको तो अपने टेलीपोर्टेशन पावर की मदद से ओबनाई के सारे अटैक्स को डॉज कर रहा था। लेकिन ग्योको के अटैक से बचने के लिए उसे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर ओबनाई को अपनी बैक स्टोरी याद आती है, जिसमें ओबनाई को एक वीक बॉय से लेकर अपने आश्रय बनने की जर्नी के बारे में याद आता है, जिस वजह से यहाँ पर ओबनाई का डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक हो जाता है। और जैसे ही ओबनाई का डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक होता है वो ग्योको का गला काट देता है। हाँ, मुझे पता है कि आप लोग जरूर यही सोच रहे होंगे कि डीमन स्लेयर मार्क के बिना भी ओबनाई उसे हरा सकता था। वेल, देखा जाए तो आप लोगों की बात बिल्कुल सही है, लेकिन ग्योको का खेल जल्दी से खत्म करने के लिए मैंने यहाँ पर ओबनाई का डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक कर दिया।